अरे मास्क लगाओ भाई सब, वो भी लगाओ, मास्क लगा के रखो। हाँ भाई चलो। तो लास्ट में हम लोग बात कर रहे थे एक विमीय और त्रिविमीय आवर्ती दोलक के बारे में। बात हुई थी हमारी। एक विमीय आवर्ती दोलक था तो हमने उसके लिए भी क्या निकाला था, कला कोष्ठकों की संख्या के बारे में बात हुई थी हमारी। और फिर त्रिविमीय के लिए भी कला कोष्ठकों के बारे में बात हुई थी। ठीक है, ये सारी बात अपन कर चुके हैं। अगला जो टॉपिक है हमारे पास वो है सूक्ष्म एवं स्थूल। माइक्रो एंड मैक्रो। देखो मतलब क्या होता है, वो कहता है अगर मान लो हमारे पास कोई निकाय है, किसी निकाय की अवस्थाओं को अगर आगे विभाजित कर सके, मीन्स ऐसी अवस्था जिसको आगे क्या किया जा सके, विभाजित किया जा सके, वो क्या कहलाती है, स्थूल अवस्था कहलाती है। किसी निकाय की अवस्था जिसे ऊष्मागतिक आधार पर क्या किया जा सके, विभाजित किया जा सके, वो क्या कहलाती है, स्थूल अवस्था है। ठीक है, अब स्थूल अवस्था के संगत जो विभाजित अवस्थाएं हैं, संगत विभाजित अवस्था, जनरली उन अवस्थाओं को कला कोष्ठकाएं भी कहते हैं। अवस्था जिस वर्ड को अपन कह रहे हैं वो है क्या, कला कोष्ठकाएं है। हाँ? क्या कहलाती है, सूक्ष्म अवस्था। तो स्थूल अवस्था के संगत जो विभाजित अवस्थाएं मिली हैं हमें, उन्हें अपन क्या कह देंगे, सूक्ष्म अवस्थाएं कह देंगे। जनरली एक एग्जांपल के थ्रू ये चीज हमारी समझ आएगी कि अपन कहना क्या चाहते हैं। देखो जरा अपन क्या करते हैं, अपन एक एग्जांपल के तौर पर ऐसी बात करते हैं, मेरे पास ए बी सी ये चार पार्टिकल, ए बी सी डी क्या है, चार कण है हमारे पास। ठीक, इनको दो अवस्थाओं में, अवस्थाओं में या फिर कला कोशिका, और अपन ने दो कला कोशिकाएं मानी, एक को एल कह दिया, एक को लेफ्ट कह दिया, एक को राइट कह दिया। दो कला कोशिकाओं में क्या करना है, बांटना है। तो इसके संगत सूक्ष्म अवस्थाएं कितनी होंगी और स्थूल अवस्थाएं कितनी होंगी, जरा ये डिस्कस करते हैं। देखो अच्छा ऐसा हो सकता है, ये एल है, ऐसा हो एल में तो एक भी पार्टिकल नहीं हो, आर में चारों की चारों पार्टिकल, ऐसा भी तो पॉसिबल हो सकता है। भाई मान लो घर में दो कमरे, कला कोष्ठक का मतलब घर में कमरे, सिंपल सी बात है। एक कमरे में कोई नहीं, एक कमरे में है चार लोग, हो सकता है पॉसिबल। ऐसा हो इसमें एक हो, इसमें तीन हो, ऐसा भी तो हो सकता है। फिर इसमें दो हो, इसमें दो हो, ऐसा भी हो सकता है। इसमें तीन हो, इसमें एक हो, और इसमें चार हो, इसमें एक भी नहीं। कितनी अवस्थाएं हैं, एक दो तीन चार, ये जो पांच अवस्थाएं हैं, ये पांचों अवस्थाएं कैसी हैं, स्थूल अवस्था। ये तो हुई, ये तो स्थूल। अब इन स्थूल अवस्थाओं में भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या, हमने कहा कि साहब इसमें एक भी नहीं है, इसमें चार, यहां तक तो बात ठीक है। वो कहता है इसमें एक गया, इसमें तीन गए। अब कौन सा एक गया इसमें, या तो ए गया या बी गया या सी गया या डी गया।
अगर इसको आगे आगे डिवाइड कर सकते हैं भाई, ये तो सिंपल सी बात है साहब। एक गया, इधर 3 गए थे, इधर 2 गए थे, इधर 2 गए थे, या फिर इधर 3 गए, उधर पहला गया, इधर 4 गए, उधर 1 भी नहीं गया। अब अगर अपन ऐसे कहने लग जाए कि सर जी ए तो इसमें है, बी सी और डी इसमें, या फिर साहब बी चला गया उसमें, या फिर सी चला गया, या फिर डी चला गया, इसका मतलब उसके अंदर तो कई सारी अवस्थाएं हैं। तो अपन क्या करते हैं, अपन उसको और आगे डिवाइड करते हैं, और वो जो अवस्थाएं बनेंगी उनको अपन क्या कहेंगे, सूक्ष्म अवस्थाएं। यही है ना, स्थूल अवस्था के संगत जो विभाजित अवस्था है जो हमारे पास, ये तो क्या हुआ, जैसे उष्मागतिक आधार पर विभाजित किया जा सकता है। अपन विभाजित कर रहे हैं ना, 0 4 1 3, कुछ इधर जा रहे हैं, कुछ उधर जा रहे हैं। जरा आगे थोड़ी सी बात, जैसे मान लीजिए पहली कंडीशन, एल हो गया ये, इसमें 0 और इसमें चारों की चारों, पॉसिबल है। चलो जरा अगली स्थिति देखो, ये एल है, ऐसा करते हैं सर जी, एक जा रहा है ना, ए भेज देते हैं, ए गया, इधर कौन कौन से रह गए, ऐसा करें बी भेज दें, ए सी डी, ऐसा करो सी भेज दो, ए बी डी, ऐसा करो बी भेज दो, ए बी सी, काम चल जाएगा। अच्छा दूसरी बात, अब ये क्या कह रहा है, 2 गए सर, चलो भाई 2 को भेज लेते हैं। अब वो कौन कौन से 2 है, एल आ गया है, ऐसा हुआ सर जी, ए बी तो यहाँ रह गए ऊपर से एल में, और इधर सी डी आ गए, ऐसा हो सकता है ना, हो सकता है, क्या क्या दिक्कत है भाई, ए बी, मतलब तुम जैसे मानो 4 आदमी थे, ए फॉर अमित, बी फॉर भरत, सी फॉर चित्राम बोल सकते, हाँ तो ए बी सी डी है, चित्र, ए बी हो गया, सी डी हो गया। अच्छा ऐसा हो सकता है सर जी, इधर बी सी चला जाए, इधर ए डी रह जाए, ऐसा भी तो हो सकता है, और भी हो सकते हैं, जरा बताओ, ऐसा मतलब इधर ए सी चला गया, इधर बी डी रह गया, और भी कुछ हो सकता है, ऊपर ए डी, हाँ ऐसा हो सकता है, इधर बी सी, और बोलो, और भी कोई कंडीशन बन सकती है क्या, ऊपर बी डी, वेरी गुड, ऊपर अगर बी डी आ गया तो नीचे क्या बचेगा, ए सी, और कुछ सी डी रह गया, हाँ वेरी गुड, बता रहे, और बता, सी डी तो इधर ए बी, और कोई कंडीशन बनेगी, सही बनेगी यार। चलो अगली देखो, ये इधर 3 है, इधर 1 है, मतलब या तो ऐसा होगा ए बी सी इधर रहे होंगे, डी इधर रहा होगा, उसी का मतलब इसका अपोजिट रहा होगा। अच्छा अगर अपन बात करें ए बी डी इधर रहा होगा तो इधर सी रहा होगा, और बात करें ए बी और क्या बचा, ए सी डी बी, या फिर बी सी डी ए, काम चल जाएगा। लास्ट वाली बची, लास्ट वाली क्या कहती है, ये एल है, इसमें तो चारों की चारों है, इसमें एक भी नहीं, कितनी अवस्था है देखो, एक तो ये, इसके साथ कितनी हो गई,
इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, कितनी हो गई टोटल? सूक्ष्म अवस्थाएं कितनी हो गई? 16। ठीक, तो स्थूल और सूक्ष्म अवस्था का मतलब क्या हुआ? सिंपल सी बात है, अगर निकाय की अवस्थाएं विभाजित हो जाएं तो स्थूल अवस्था, और अब इनको आगे आप विभाजित नहीं कर सकते। बताओ, आगे आपके दिमाग में कोई आइडिया आता होगा सबसे आगे इसको ऐसे और मान सकते। भाई अपन ने पूरा कर लिया कि भाई चलो दो लोग इधर गए, दो इधर गए, एक इधर गया, कौन कौन से गए उनके नाम भी दे दिए अपन ने, ये भी काम हमने कर दिया। ठीक है, देख लो जरा, लिख लो एक बार, फिर आगे बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। चलो आगे बात करें। देखो अगला टॉपिक क्या है हमारे पास, वो है ऊष्मागतिक प्रायिकता। किसके साथ? नेचर के हिसाब से नहीं, देखो एक्चुअली ये नेचर थर्मोडायनेमिक्स में डिस्कस नहीं होता, वो नेचर वाली बात नहीं है भाई। अपन आदमी को नेचर के हिसाब से थोड़ी बिठाते हैं, चार रिश्तेदार आगे दोनों नेचर के हिसाब से नहीं। वो डिस्कशन नेचर का जो डिस्कशन है भाई, उसका स्पिन क्या है, उसका एनर्जी क्या है, वो अलग चीज, वो क्वांटम का पार्ट है, वो अपने क्लासिकल का पार्ट है। वो आगे चलेंगे जब क्वांटम में, तब बात करेंगे साहब उसका एनर्जी क्या रहा होगा, उसका स्पिन कैसा रहा होगा। वो फिर पार्टिकल का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके बारे में मैटर हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकल का इंटरनल स्ट्रक्चर, अपन तो एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर है बाह्य जो संरचना है, बस हाँ एक मॉडल है हमारे पास, वही पार्टिकल को इधर रख दिया, इधर रख दिया, इधर रख दिया, बस वो बात की है। अब जरा आगे की बात करते हैं। ऊष्मागतिक प्रायिकता इंपोर्टेंट सा पार्ट है। दो टर्म है आपके पास, एक तो ऊष्मागतिक प्रायिकता और एक ऊष्मागतिक प्रायिकता और एंट्रोपी में संबंध। ये दो रिलेशन है अपने पास, इनमें से कोई ना कोई एक कभी ना कभी या हर साल मतलब दोनों में से एक कोई ना कोई पूछ लिया जाता है परमानेंट, और दोनों एक दूसरे से रिलेटेड भी। ऊष्मागतिक प्रायिकता एवं एंट्रोपी में संबंध। या अभी तो ऊष्मागतिक प्रायिकता के बारे में बात करेंगे, थर्मोडायनामिकल प्रायिकता। मतलब क्या होता है, किसी स्थूल अवस्था के संगत सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या, या फिर ऐसे ज्यादा कहना किसी निकाय, निकाय ज्यादा, किसी ऊष्मागतिक निकाय की स्थूल अवस्था के संगत सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या ऊष्मागतिक प्रायिकता। ठीक है, चलो अब जैसे देखो, अभी अपन ने बात की थी साहब, अपने पास चार पार्टिकल हैं, अभी जस्ट एक एग्जांपल अपन ने डिस्कस किया था, चार पार्टिकल हैं, दो कलाकोष्ठकाएं हैं, तब सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या कितनी बनी थी? 16। अब मान लो गैस का पार्टिकल है, गैस बहुत सारी, जैसे पदार्थ, पदार्थ तो बहुत सारे परमाणु होते हैं, बहुत सारे कण होते हैं, चार ही कण थोड़ी होते हैं, और दो ही कलाकोष्ठकाएं थोड़ी होती है, पदार्थ में तो बहुत सारा। इसका मतलब अगर मान लो पदार्थ में कलाकोष्ठकाओं की संख्या ज्यादा हुई तो उसमें रहने वाले पार्टिकल भी ज्यादा होंगे। इसका मतलब उसके लिए जो प्रायिकता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। वो तो सिंपल सा एक एग्जांपल था कि साहब दो कलाकोष्ठकाएं और चार कण हैं, जब तो स्थिति 16 तक पहुंच गई। अगर मान लो कलाकोष्ठकाओं की संख्या ज्यादा हुई
और कणों की संख्या भी ज्यादा हुई, तब तो दूसरा होता संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो अपन उसके लिए डिस्कस करेंगे। मान कह सकें यदि किसी पदार्थ में किसी ऊष्मागतिक निकाय कोशिकाओं की संख्या कितनी हो, अधिक हो, ठीक है, और कम से कम एक कला कोशिका में एक कण तो जाएगा ही जाएगा। अगर अपन ऐसा माने तो कणों की संख्या तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो इसके लिए अगर हमें ऊष्मागतिक प्रायिकता लिखनी है तो उसके लिए एक फॉर्मूला लिखेंगे अपन। तब किसी निकाय की ऊष्मागतिक प्रायिकता, और उसको अपन डिनोट करेंगे W, ठीक है। वो क्या होगी, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n1 फैक्टोरियल n2 और ऐसे ही करते करते फैक्टोरियल ni। ये क्या होगा, n क्या होता है, n कुल अणुओं की संख्या, अणु कहो या कण कहो, बात की है। अब देखो जैसे n1 का मतलब है पहली कला कोशिका में कणों की संख्या। अगर अपन मान लें कि उसमें सब i कला कोशिकाएं हैं, कला कोशिकाओं की संख्या जैसे अपन कई बार इसमें n मान लेते हैं, कुछ मान लो n अपन ने बड़ा डिजिट लिया इसलिए अपन उसको n नहीं मान रहे, उसको i मान लिया कला कोशिका को ना। n कुल अणुओं की संख्या, n1 n2 na ni, ठीक है, पहली दूसरी तीसरी और i भी कला कोशिका में कणों की संख्या हो जाएगी, अणुओं की संख्या हो जाएगी, ठीक है सर। या ओमेगा इक्वल फैक्टोरियल n अपॉन, इसको फैक्टोरियल n1 into n2 into n3 ऐसे ऐसे into nn तक, तो उसको लिखने का एक तरीका है। जैसे अगर मान लो आपके पास ऐसे होता है n1 plus n2 plus n3, तो आप समेसन n लगा देते हैं, योग के लिए तो समेसन लगाते हो, n2 के लिए अपन पाई से डिनोट करते हैं उसको, ऐसे पाई i इक्वल टू 1 टू n, जो भी कुछ है, ठीक है। i का वैल्यू अगर n तक ले जाना चाहे, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, फैक्टोरियल n, ठीक है सर, काम चलेगा। अपन क्या करते हैं, अपन अब देखो ये फैक्टोरियल n कुल अणुओं की संख्या होगी, उसका फैक्टोरियल हो गया, ये फैक्टोरियल n आई हो गया। अपन का काम ये है, अगर अपन इसका लॉग ले लें और फैक्टोरियल्स को ओपन करें तो अपना काम चलेगा, ठीक है। लॉग ले लें, लॉग ओमेगा इज इक्वल टू लॉग फैक्टोरियल n। अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ, जनरली ऐसा होता है, जैसे अपन ऐसे लिखते हैं लॉग a b c, इसको ओपन करके क्या लिखते हो आप, लॉग a प्लस लॉग b, ऐसे ही तो लिखते हो। इसका मतलब अगर टर्म को लॉग में लेना पड़ेगा तो योग की टर्म, इसका मतलब इसको समेशन की टर्म में लिखा जा सकता है, अगर वो एक जैसी स्थितियां हो। तो इसका मतलब अगर इस टर्म का लॉग लोगे उसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, माइनस समेशन लॉग फैक्टोरियल n, वो इनटू वाला पार्ट भाई यही तो है इसका मतलब, फैक्टोरियल n1 इनटू फैक्टोरियल n2 इनटू फैक्टोरियल n3, यही तो है। आप इसका लॉग ले लो, लॉग लोगे तो क्या आएगा, log फैक्टोरियल n1 प्लस log फैक्टोरियल n2 प्लस log फैक्टोरियल n3, इसको अपन समेशन लिखते हैं log फैक्टोरियल n i का मान 1 से लेके n तक कुछ भी रखते चलेंगे, i इक्वल टू 1 टू, ये अपने पास एक टर्म आ, अपन को इस टर्म से काम है। देखो जरा एक बार की ये बात, फिर अपन आगे बढ़े।
अब भाई बताओ जरा, अब भाई बोलो। अच्छा, आप बताया करो ये क्या क्या नाम है, अजय अजय कोई बात नहीं, तो मैं समझ आ गया भाई। ओके करें, आगे बात करें, चलो। अच्छा देखो, अब अपना काम है फैक्टोरियल के बारे में डिस्कस करना है। देखो ये जो अपन ऐसे कह रहे हैं कि सब मान लो अगर खड़ों की संख्या अधिक हो तो उसके लिए लॉग में अगर फैक्टोरियल खोलते हैं तो उसके लिए एक फॉर्मूला यूज करता है, होता है स्टर्लिंग का फॉर्मूला। एक स्टर्लिंग का फॉर्मूला है हमारा, स्टर्लिंग क्या कहता है स्टर्लिंग का फॉर्मूला? जैसे मान लो लॉग फैक्टोरियल एक्स, एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स, ये होता है कब? जब एक्स का मान बहुत अधिक हो, ये एक्स का मान अधिक होना चाहिए। अपन ने माना है कि ये जो कणों की संख्या है वो ज्यादा है, ये तो हमने माना कला कोष्ठकों की संख्या ज्यादा है, और एक कला कोष्ठक में अगर एक कण भी आके रहे तो इसका मतलब कणों की संख्या भी तो ज्यादा ही हुई। अगर कम से कम एक, भाई घर में 10 कमरे, कम से कम एक आदमी एक कमरे में रहे तो अपन मानेंगे वही कम से कम 10 आदमी तो होंगे ही होंगे। इसका मतलब संख्या अगर ज्यादा है तो कणों की संख्या भी ज्यादा होगी। तो अगर अपन इसको खोले इसलिए तो ओमेगा तो इसके बारे में बात करें, ये क्या होगा? n log n माइनस n, ठीक है सर, काम चलेगा। माइनस समेशन i पर यहां लग गया, इसको खोलो log n i को, ये क्या आएगा? n i log n i माइनस n i, काम चलेगा। चलो इसको थोड़ा सा एडजस्टेबल कर लेते हैं, इसलिए log ओमेगा इक्वल टू n log n माइनस n माइनस समेशन i इक्वल टू 1 to n ni log ni माइनस माइनस प्लस समेशन ni। हमने समेशन को दोनों पार्टों पे यूज कर लिया, बस इतना किया है, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे को एक बात, अपन ने एक बात लिखी थी, अपन ने ये कहा था जैसे n1 प्लस n2 प्लस n3, ठीक है, n की तो इक्वल है नहीं, इसका मतलब इस टर्म को समेशन n i नहीं लिखा जा सकता क्या? इसका मतलब इसको अगर n लिख दे तो काम चल जाएगा तुम्हारा, ये इसकी तो बराबर है, इज इक्वल टू n ही तो है भाई, समेशन n i का मतलब n हो गया। अच्छा इसलिए log ओमेगा इज इक्वल टू n log n माइनस समेशन i इक्वल टू n n log n i प्लस कैंसिल, तो log ओमेगा का वैल्यू n log n log n माइनस समेशन i इक्वल टू 1 to n ni log। अब देखो ये जो ऊष्मागतिक प्रायिकता की जो अवस्था है ये अधिकतम प्रायिकता की अवस्था होती है। कैसी अवस्था है?
अगर अपन इसको कहें कि ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की अवस्था है, और अगर किसी का मैक्सिमा या मिनिमा डिफाइन करें तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो पहले तो जरा ये बात देखो, फिर अपन आगे बात करते हैं इसके देखो वैसे नॉर्मली आगे अपन जब डिस्कस करेंगे 4th यूनिट में, वहां अपन कला कोशिका को अलग से एक नोटेशन देंगे GI और कण को नोटेशन देंगे NI। समझे भाई? इसको नोटेशन देंगे GI और इसको नोटेशन देंगे NI। ये कला कोशिका है। यहाँ अपन क्लासिकल में ऐसा मान के चलते हैं, क्लासिकल तो ये जनरली आगे जाके फिर अपन इसकी जो असफलता पढ़ेंगे उसमें लिखेंगे। ये भी अपन ऐसा मान रहे हैं कि कम से कम एक कला कोशिका में एक जाएगा ही जाएगा, ये इतना मान के चल रहे हैं। ठीक है, ऐसा आगे होगा आपकी भाई ये संख्या ज्यादा होगी, ये संख्या कम होगी, कला कोशिकाएं तो ज्यादा होंगी और NI का मान कम होगा। आगे चल के अपन डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, एक बार की ज्वाइन करो फिर आगे बात करते हैं।